नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको आज इस वीडियो में हिलना डुलना मेरा बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट था, बहुतों को पसंद आया, बहुत ने बोला सर स्टैंड स्टिल हो जाइए, कंटेंट अच्छा है, बस हिलिए डुलिए मत। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। आज मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं, तो ये भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो मेरी मजबूरी है। जहां मैं आया हुआ हूं वो भी आना जरूरी था। आपके सामने वीडियो लेके रोज आना वो मेरे लिए मजबूरी नहीं है, वो मेरे लिए जरूरत है। मैंने आपको कमिट कहीं नहीं किया कि मैं आपको डेली वीडियो लाके दूंगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं आपसे डेली वीडियो आपको देनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि वैक्सीन को लेकर के मैं आपके सामने हर एक वो रिपोर्ट करूंगा, हर एक वो रिपोर्टिंग करूंगा जिसकी आवश्यकता आपके लिए है और जरूरी है। हर एक फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊंगा। इसीलिए आज की वीडियो में मैंने 3 टॉपिक रखे हैं, एनआरसी और किसान आंदोलन और साथ ही वैक्सीन को लेकर। पहले बात हम किसान आंदोलन को लेकर कर लेते हैं। तो किसान आंदोलन को देखते देखते मुझे और आपको ना जाने कितने दिन हो गए, ना जाने कितने दिन हो गए, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा किसान आंदोलन को देखते देखते आपको कितने दिन हो गए, या फिर मैं यूं कहूं, सवाल को ट्विस्ट करते हैं, किसान आंदोलन को टीवी पे देखते देखते, रजाई में बैठे बैठे उनका दर्द को महसूस करते करते इस आम जनता को कितने दिन हो गए, ये मुझे आप बताइए। बता पाओगे? पहले पॉज करो, कमेंट करो। ठीक है, मैं बताता हूं। 50 दिन हो चुके हैं किसान को। किसान ने हर एक वो परीक्षा दी है जो सरकार ने ली है, जो पुलिस ने ली है और जो प्रकृति ने भी ली है। हमारे किसान भाइयों ने हर एक वो परीक्षा पास की है जो परीक्षा उनसे ली जा सकती थी। अधिकतम वो सब परीक्षा ली गई जो ली जा सकती थी। प्रकृति ने भी ली, ठंड, बारिश, कोहरा, तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन हमारा किसान वहां डटा रहा। उसकी जो मांग थी उस पर डटा रहा। दूसरी बात, जब वाद संवाद होता है तो समस्या का समाधान निश्चित तौर पे होता है। सबसे अच्छी बात किसान आंदोलन में मैंने देखी वो ये थी कि सरकार का और किसानों के बीच की जो वाद संवाद है वो टूटा नहीं, वो लगातार होता रहा। अब इसका होता क्या है कि लगभग 1, 2, 4, 6, 8 बैठक होने के बाद जब 10वीं बैठक हुई तो वहां किसान थोड़ा से न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल इन द सेंस, मतलब बातचीत का लगा कि शायद अब कोई समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी जो कमेटी बनाई जाएगी उससे किसानों ने बोला कि ठीक है, हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन कमेटी से पहले कहानी मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। देखो, आप सभी को पता है किसान आंदोलन में जो प्रमुख मांगे थी वो सरकार ने पूरी कर दी, लेकिन फिर भी अभी किसानों की तरफ से कुछ और मांगे हैं जिसको बकायदा माना जाना चाहिए, उसको लेके मांगे चल रही हैं। अभी देखो, द इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप पन्ना पेज उठा करके देखोगे तो वहां पर एक बात कही गई है और केंद्र सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों के सामने कहा है कि हम इस कृषि कानून को अभी तुरंत लागू नहीं करेंगे। इसको लगभग हम 18 महीने तक खींच सकते हैं और इन 18 महीनों के अंदर हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो आपकी बात भी सुनेगी और वही कमेटी हमें रिपोर्ट देगी, उसके हिसाब से इस कानून को लागू करने वाले। 18 महीने, लगभग 1.5 साल तक इस पर अभी जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था चलेगी। तो किसानों ने बोला, उस बातों से सहमत हो गए। अब सबको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी, कहा था कि ये हम 4-5 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, जो रिपोर्ट ये पेश करेंगे उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वो सही है या फिर गलत है, इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लिया जाएगा। किसानों ने बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम इस कमेटी को हम रिपोर्ट देंगे नहीं, हम इनको रिपोर्ट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें इन पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं करने का वजह सिर्फ यही थी कि उस कमेटी में जितने भी ज्यादातर जो लोग थे वो सभी वो लोग थे जो इस कृषि कानून संशोधन या फिर जो बिल आया था, जो इसकी एक कानून जो बनने की शक्ल जो दी जा चुकी है, इससे सब सहमत थे। बोले कि ये होना चाहिए, ये सब चेंजेस होंगे तो शायद किसानों की हालत बेहतर होगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी से लोग खुश नहीं थे और खुश नहीं थे, तो फिर बोला कि हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे। सरकार ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया। 1.5 साल तक कानून को निलंबित रहते हुए समिति किसानों की समस्या को सुनेगी, फिर एक रिपोर्ट बनाएगी। अब देखो, अगले चरण की जो बैठक है उसके लिए भी हामी भर दी। मैंने बोला ना कि समाधान अगर किसी चीज का निकालना है तो आपको भैया बातचीत तो करनी होगी, तो किसान भी बातचीत कर ही रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों से बात कर रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि 22 जनवरी को इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि समस्या का हल जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा इंपैक्ट भी हो रहा है। किसान भाइयों का मुझे दुख और दर्द नहीं देखा जा रहा साहब, मैं नहीं देख सकता। मैं कहूं कि जिसके अंदर इंसानियत भी होगी ना, वो भी किसानों का दुख दर्द देख ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, अब मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, जब किसान
जो सरकार अभी बात कर रही है ना, इस जब मैंने किसानों को लेकर के एक बनाया था वीडियो, लाइव स्ट्रीम किया था, पता नहीं यूट्यूब ने कहाँ कर दिया उसको, वीडियो को मेरे समझ में नहीं आया। अमूमन जब आप लाइव करते हो ना तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन मेरा वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब के सर्वर से पता नहीं कहाँ चला गया, गॉड नोज और यूट्यूब नोज। तो हुआ क्या, मैंने इसमें भी बताया था कि सरकार ने कुछ गलतियां की थी, जैसे कि इस कानून को राज्य के हवाले कर देते कि भैया अब आपको कब लागू करना है ये आप लोग देखिए। अब इससे होता गया कि जिसको लग रहा है ना कि यार ये कानून वास्तविक रूप से हमारा शोषण करेगा, ठीक है, तो उन लोगों को समझ में आता है कि हाँ इस प्रदेश में लागू हुआ है तो वहां के किसानों को फायदा हो रहा है, तो हमारे प्रदेश में लागू होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। मैंने सारी चीजों को सॉरी मैं एडिट भी नहीं कर पाऊंगा और ये सब चलता रहेगा, कोई बात नहीं, है ना। तो होता क्या है, तो अब मैंने बताया था वहां पर कि ये सब चीजें होंगी। तो और भी ये था कि सरकार चाहती ये कर सकती थी, लेकिन सरकार नहीं किया। सरकार अब जो काम कर रही है ये काम पहले भी कर सकती थी, ये काम पहले कर देती कि सरकार की वजह से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो परेशानी उठा रहे हैं, और एक परेशान उठाने का मतलब ये है कि वहां की जो इकोनॉमी है वो इतना बड़ा इंपैक्ट कर रही है। कहीं मैंने पढ़ा था कि 3500 करोड़ के आसपास का नुकसान प्रतिदिन का हो रहा है, वो किसानों की वजह से नहीं, वो सरकार की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। किसानों को आप नहीं कह सकते। और दूसरी बात, वैक्सीन को लेकर बातचीत मैं करता हूँ क्योंकि सारी बात तो मैंने आपको बता दी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और वैक्सीन को लेके जो बात है कि वैक्सीन को लेकर के ना हिचक के कारण बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो सरकार ने एक टारगेट रखा था कि जब हम वैक्सीनेशन का शुरुआत करेंगे तो इतने लोग कम से कम आएंगे, है ना। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि सरकार ने बोला कि हम कम से कम 100 लोगों को इस सेंटर पे तकरीबन हम वैक्सीनेट करेंगे हर दिन। अब आपको पता है अभी आम आदमी तो नहीं जा रहा है वैक्सीनेट कराने के लिए, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं इस कोरोना वायरस से भी, तो वो लोग भी अब वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या फिर वो लेने नहीं जा रहे हैं। 100 में से मात्र 45 लोग आ रहे हैं। उस 45 लोग की जो भरपाई, अभी कितने 45 आए और 45 से बच्चे कितने 55 जो लोग नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से वैक्सीन खराब हो सकती है। मैं आपको ये बताता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स का अगर आप पन्ना खोलेंगे तो वहां पर आप समझ सकते हैं, वहां साफ तौर पे लिखा है कि भारत का जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण का दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले दुनिया में सबसे अधिक लोगों को एक दिन में वैक्सीन देने का रिकॉर्ड भी बना था। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी यहाँ पे बताए गए हैं। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में शाम 7,86,842 लोगों को 14,119 सत्रों में ये वैक्सीन दी गई, और अभी भी रोजाना का जो कवरेज रेट है वो 55% है। अब देखो यहाँ पे 100 में से 45 लोग आ रहे हैं, जाहिर तौर पे बहुत कम लोग हैं जितना सोचा गया। अब मन होता है ना कि हम जिस तरह सोचते हैं चीजें उस हिसाब से नहीं चलती हैं। जब चीजें नहीं चलती तो हम हमेशा कहते हैं कि समझदार व्यक्ति ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके चलता है। उसको समझ में उसको पता है कि हाँ हम 1% लेकर के चलते हैं कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये प्लान सरकार के पास भी होगा, क्या है देखो पता चले आगे चल करके। लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर नहीं आ रहे हैं, ये भी थोड़ी समस्या वाली बात है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका भी राय मशवरा भी ली जानी चाहिए, ठीक है। अब जब गाड़ी कोई लेते हैं, जैसे मैं गाड़ी कोई लूंगा अभी या ले रहा हूं, तो सिर्फ गाड़ी का माइलेज, एवरेज और बॉडी फॉडी देख करके नहीं ले लूंगा कि हाँ बहुत अच्छा एवरेज दे रही मैं गाड़ी ले लूं, नहीं। मैं वो भी चीज देखूंगा कि यार मैं गाड़ी का CRP देखूं, क्रैश रेटिंग पॉइंट देखूं, यानी कि अगर गाड़ी किसी से टकराए तो मैं अंदर बैठने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि आप टॉपिक से कहां जा रहा है, लेकिन हाँ ये है कि जब बात चली तो बता दूं मैं आपको कि चीजों को आपको ना थोड़ा और डिफरेंट एंगल से भी सोचने की आवश्यकता है। एक मारुति की गाड़ी थी जो स्विफ्ट थी, VDI मॉडल था, वर्जन था, क्या था, बहुत ज्यादा बिका था वो, 18, 19, 20, 2018-19 में देख सकते हैं कौन सा मॉडल था। सबसे ज्यादा वो सेल आउट होने वाली कार थी और उसका CRP 0, यानी कि 40 से 50 की स्पीड पे कोई टक्कर मारता है, अंदर आप सुरक्षित है, इसकी कल्पना आप नहीं कीजिएगा। क्योंकि CRP हमेशा 3 से ज्यादा होना चाहिए, क्रैश रेटिंग पॉइंट, ये बहुत जरूरी है किसी गाड़ी को लेने के लिए। तो ये थोड़ा सा ऐसी बातें होती है ना जो आपको हमेशा सोचनी चाहिए। अब जब प्लान करते हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, यार ये चीज नहीं होगी तो हम ये चीज करेंगे, है ना। अब गाड़ी आप ले रहे हो तो यार हम तो अभी टकराएंगे नहीं, आप नहीं टकराओगे, पीछे वाला टक्कर मार सकता है, आगे आप ठुक सकते हो, साइड से कोई भी कुछ कर सकता है, दो की गलती के बीच में आप पिस सकते हो ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब क्या है, एक सुझाव दिया जा रहा है कि आम लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो रखे रखे जो हमारा वैक्सीन है बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। यहाँ वाइल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। देखो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और असम के अधिकारियों ने बताया कि एक वाइल को खोलने के बाद उसे 4 घंटे के भीतर आपको इस्तेमाल करना होगा।
और अगर इसी समय सीमा के भीतर इसका इस्तेमाल ना हो तो वो डोज खराब हो जाती है। और एक वायल में 10 कोविशील्ड के मामले में और 20 कोवैक्सीन के मामले में डोज होती है। अगर आम आदमी को नहीं खोली गई तो वो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये तो बात होगी सिंपल सी। एक खबर और मैं देख रहा था कि असम की, मैं जल्दी खत्म करूंगा, एनआरसी सूची में नाम नहीं तो नहीं कर पाएंगे मतदान, ये आया है। तो चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि इस साल अप्रैल मई में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में वो लोग भी वोट डाल सकेंगे जिसका नाम एनआरसी में नहीं है लेकिन मतदाता सूची में है। अब हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी है उसमें लिखा हुआ है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 अगस्त 2019 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा गया है कि जिसका भी नाम एनआरसी में नहीं है उसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति विदेशी घोषित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता की सूची में है वह मतदान तो कर सकता है जब तक कि ट्राइब्यूनल उसको लेकर के कोई फैसला ना दे। ये इस पे मैंने वीडियोस बनाई है, जाके देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट शायद नहीं होगी, आप देखना CAB कैब और NRC को लेके आए न्यूज इंडिया डालना /CAB CAA NRC NPR, आपको सारे वीडियोस मेरी मिल जाएंगे। 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई असम की NRC की अपडेट सूची में 19 लाख लोगों का शामिल नहीं था नाम। ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी वीडियो है, आप बस शेयर करते जाइए क्योंकि INI न्यूज इंडिया चश्मा भी लगाता है, फिल्टर भी देखता है और आप तक बिल्कुल मैं कहूं तो इंफॉर्मेशन को छान छान करके लेके आता है। और ये बादशाह वाला चश्मा नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। भैया डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे से आप बिल्कुल ऐसे बात कीजिए, लाइव बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। एडिटिंग आपको नहीं मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। गाड़ी में बैठना मेरी मजबूरी है, वीडियो बनाना क्योंकि मैं बाहर हूं, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्लीज।